नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी हैं। समीर जी, आपका भी स्वागत है। सुबह से आप लोग लाइव देख रहे हैं। लाइव में उधर सासाराम में जो कुछ चल रहा था वो हम आपको बता रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे। और अब जरा दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। जिस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उधर सासाराम से, बिहार से हो चुकी है। राहुल गांधी उस रथ को लेकर निकले तो उसके सारथी बने तेजस्वी यादव और बगल में बैठे थे राहुल गांधी। लेकिन अब यहां दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आएगा, यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कितनी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने, यह जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हम आपको वहां तक लेके चले, 3 बजे का समय है और लगभग 3 तो बज चुका है। हम भी आपसे 2:55 का वादा करके थोड़ा 4 मिनट लेट आए हैं, तो वादा करके लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन जरा भूले नहीं, हम आ गए हैं 4 मिनट लेट सहित, लेकिन आ गए हैं। और चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा है ये सुनेंगे उनकी जुबानी। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जानते हैं, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्ञानेश कुमार। जब से वो सीईसी बने हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किस ढंग से होती है ये भी आप जानते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुन लेते हैं कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। और यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि आखिर क्यों जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है वही जीत जाती है, यानी यहां धांधली हो रही है, चोरी हो रही है। अभी से बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर हम लेके आने वाले हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। चुनाव आयोग क्या यहां माफी मांगेगा राहुल गांधी से, या चुनाव आयोग यहां राहुल गांधी के ऊपर कोई एफआईआर करेगा, यह भी देखते हैं। क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, एफआईआर तो करे अगर उसके पास है। राहुल गांधी के जो उनके आरोप हैं उनको झुठलाने के अगर उसके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो करे एफआईआर। इसके लिए तो राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं, लेकिन है नहीं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर भी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसीलिए सबकी उत्सुकता है। बिल्कुल, 2 मंचों पे अलग अलग। एक तो अगर जन नेताओं के पक्ष में देखा जाए तो राहुल गांधी ने एक विस्फोट किया, एटम बम कहा उसको, और सीधा सीधा महादेवपुरा, यानी जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में भी बेंगलुरु सेंट्रल की जो बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र है उसकी 7 विधानसभाओं में से एक विधानसभा महादेवपुरा, और उसका लेखा जोखा की 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है, यह रखा राहुल गांधी ने। तो एक तरफ इस मसले पे कि वोटों की चोरी चुनाव आयोग करवाता है, यह एक सामने आया। और इसके 4 दिन बाद फिर सामने दूसरी बात आती है, वो ये कि बिहार में जो एसआईआर है उस एसआईआर पर घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट भी नजर आया, जिस बारे में साफ साफ चुनाव आयोग कह रहा था कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। 65 लाख लोगों के नाम बिहार में हमने जो काटे हैं उसकी सूची नहीं देंगे। हम आधार कार्ड और राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सारी बातें कही गई चुनाव आयोग की तरफ से। लिखित हलफनामा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आधार कार्ड तो मानना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि आपको तमाम नाम, जितने भी नाम है, उसको सार्वजनिक करना होगा, नॉर्मल डोमेन में लाना होगा, प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, और सर्चेबल डोमेन बनाना होगा। यानी सर्चेबल सर्च इंजन के जरिए आप, एपिक कार्ड के जरिए आप खोज पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि किसके वोट काटे, किसके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। 2025 जनवरी में जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी बिहार में चुनाव के लिए, उस वोटर लिस्ट के आधार पर 7,89,00,000 वोटर्स थे। और अब 7,24,00,000 के नाम आए हैं, लेकिन इतने जो 65 लाख नाम काट दिए गए, वो क्यों काटे गए, ये सारी बातें अब आपको बतानी पड़ेगी। इसके लिए आपको अलग अलग अखबारों में वहां प्रचारित भी करना होगा, सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करना होगा, टेलीविजन और दूरदर्शन के जरिए आपको प्रचारित करना होगा। ये सारी बातें कही गई हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत लेवल तक में सारे नाम आपको चस्पा करने होंगे, चिपकाने होंगे नोटिस बोर्ड पे, ये सब कुछ बताया गया है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके बाद भी चुनाव आयोग इस पर संज्ञान चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में, तो यानी 2 अलग अलग मोर्चों पर चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और समूचा विपक्ष घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट घेर रहा है। और इन सब के बीच अब आज चुनाव आयोग पहली बार, इतनी बड़ी बात हो गई, एसआईआर आप करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ज्ञानेश कुमार को पता नहीं, शायद मोदी जी की तरह है, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है, ये इनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है। लेकिन फाइनली आज आ गए हैं
पत्रकारों के सामने पत्रकारों के सवालों का जवाब कैसे देंगे ये तो देखना होगा। लेकिन दो मोर्चा, बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा जहां चुनाव आयोग घिरा हुआ है, क्या लगता है आपको कि इन्हीं मोर्चों पे खुद को संभालने की कोशिश करेगा चुनाव आयोग? जी बिल्कुल। एक तीसरा मोर्चा भी है राजीव जी, संसद। वहाँ चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन विपक्ष वहाँ पर अपना मोर्चा खोले हुए है, लगातार मांग कर रहा है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और लगातार बाधित हो रही है। मानसून सत्र लगभग पूरा बाधित रहा अब तक का, और इन दोनों ही मोर्चों पर खास तौर पर जो सड़कों पर उतरे हैं विपक्षी दल और आम लोग, वोटर्स, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट, तो ये बहुत चुनाव आयोग के लिए विकट स्थिति है। किस तरीके से, पहली बात तो यह है कि क्या कहने के लिए, किन तथ्यों को रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जब उनके पास सवाल आएंगे तो उनके जवाब क्या होंगे, और तीसरी बात ये भी देखने वाली होगी कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को वहाँ पर आने की अनुमति है कि नहीं है। अब ये भी देखना होगा। अभी ये बड़ा सवाल है कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को आने की अनुमति है कि नहीं है। 3 बजे का समय दिया गया था, 3:05, 5 मिनट लेट है ऑलरेडी चुनाव आयोग, ये दिख रहा है। हम ही लेट नहीं होते, लेट चुनाव आयोग जैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अगर लेट करे, 3 बजे का टाइम दिया, 3 बजे आपको शुरू करना चाहिए था, लेकिन 3 बजे शुरू नहीं किए। और अभी हम इंतजार करेंगे कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 3 बजे का समय है, 5-10 मिनट का समय ले सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर लें हम। लेकिन यहां पर जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं और जो उम्मीद हम जता रहे हैं वो यही है कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब चुनाव आयोग कैसे देता है, किस अंदाज में देता है, यह देखना होगा। ज्ञानेश कुमार यहां क्या कुछ रखते हैं, क्या बातें रखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की साख जो है उसको चुनौती दी गई है, उसकी साख कमजोर हुई है, और इसीलिए चुनाव आयोग को यहां पर, क्योंकि अगर चुनाव आयोग कमजोर है या उसकी साख कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है तो यह तय मानिए कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। क्योंकि जो जैसे चाहेगा वैसे चुनाव आयोग को मोल्ड करेगा, अपने हिसाब से अपने कब्जे में रखेगा चुनाव आयोग को और चुनाव करवाएगा। क्या इस दिशा में यह पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसको हम जाते हुए देखेंगे, या यहां से मजबूती की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे? चुनाव आयोग ने अभी तक राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं, राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब पब्लिकली आकर नहीं बल्कि मिसलीडिंग का एक ठप्पा लगाकर देने का क्या मतलब है? क्या यहां खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ या सख्ते में आता हुआ चुनाव आयोग नजर आता है? चुनाव आयोग कई जगह परेशान नजर आता है और वो साफ दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा कि 2 कैंपेन लॉन्च की कांग्रेस पार्टी ने, और उन दोनों कैंपेन में AI जनरेटेड कैंपेन एक जो उसके बाद में हमने देखा जिसको भोजपुरी में इन्होंने लॉन्च किया था, उसको भी चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग की। ये लोग बिहार के नहीं, अरे भाई वो उसने कांग्रेस ने लिख दिया उस पे AI जनरेटेड है। आप सिर पटकने के मन खुद लेकिन ये खुद का है, क्यों मैं उसके चक्कर में अपना माथा फोड़ूं? लेकिन ये है कि दिमाग खराब हो जाता है समीर जी कि मिसलीडिंग लिखते हो, कम से कम कैसे लोगों को बैठा रखे हो। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है AI जनरेटेड। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो बनाया गया है। और अगर वहां बिहार के लोगों को, और आप कौन होते हो कि कहने वाले ये बिहार के लोग नहीं है? भाई ना आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको ये मान लिया जाए कि आप बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल हो, क्या ये मान लिया जाए ताकि आप उसको मिसलीडिंग कह रहे हैं? तो इसलिए ये बिल्कुल कैसे लोग वहां बैठे हुए समझ में नहीं आता। मिसलीडिंग है राजीव जी, तो फिर सही क्या है आप ये बताइए ना, यही तो जानना चाहता है, यहाँ का हर वोटर ये जानना चाहता है। वो बता रहे हैं ना कि वो बिहार के लोग नहीं है। अरे भाई बिहार के लोग नहीं है, वो एलियन है, कुछ भी है, पैगाम तो बिहार का दे रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के हम भी नहीं है। हाँ। लेकिन बिहार की बात कल को बोलेंगे आप बिहार की बात मत कीजिए। बिल्कुल मैं हूं लेकिन बिहार का। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार के खिलाफ इसलिए FIR कर दी गई, हाँ। उससे कहा गया कि आप तो प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं, आप वीडियो कैसे बनाने लगे? FIR की, वहां के DM ने FIR करवाई थी। हालांकि बाद में फिर बड़ा इस पर विवाद हुआ था। तो ये इस तरह का सिस्टम बनाएगा भाई, हमारे पास है, उस जमाने में नहीं था तो हम रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्डर लेके जाते थे, है ना। आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं सब। अब देखिए अब उधर बैठ रहे हैं, अब जल्दी से हम लेके आएंगे अपने स्क्रीन पे भी। और थोड़ा ये चेहरा दिखने लगा है, शायद चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का चेहरा है, अभी तो नया नया है बहुत। और विज्ञान और ये PIB में चल रहा है, अभी तक विज्ञान भवन में चलता था। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और सरकारी जो तंत्र है, मीडिया को हमारे आपके पास उसके कार्ड भी रहते हैं ताकि हम लोग एक्सेस कर पाए कई जगहों पे। लेकिन
अब उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश होती रही है। पीआईबी में पहुंचा हुआ और पीआईबी के शरण में रहता है चुनाव आयोग, वहीं से मिसलीडिंग की खबर आती है। आमतौर पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके दफ्तर में ही होती है। पीआईबी में चुनाव आयोग की नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर में, पीआईबी में भी नहीं। वही कह रहा हूं, चुनाव आयोग के दफ्तर में होती है, पीआईबी के दफ्तर में बहुत कम देखा गया है। हाँ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआईबी के दफ्तर में हो रही है। खैर, वो कहीं भी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस सबसे जो लोगों की दिलचस्पी है वो इसमें है कि किस लिए हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, ये मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कहीं इसमें यहाँ पे पूर्व सीईसी तो नहीं बैठे हुए हैं, राजीव कुमार तो नहीं आ गए, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत बातें होती रही हैं। बीच में कह रहे थे लोग कि वो माल्टा भाग गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि भागे वागे नहीं है, यहीं हैं, चुपके से हैं, कहीं इंतजार कर रहे होंगे। तो जरा चलते हैं, सीधे चलते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, सुनते हैं। Kindly keep your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई
को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के एसआईआर में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की
सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Mic, please. Sir, good evening. I am Prashant from Asianet News. Sir, here. हाँ, Prashant from Asianet News. As you know, after Rahul Gandhi's press conference, there are many issues coming up from different states, including states like Kerala. Will you initiate an inquiry into all these allegations which are coming from different states? next 5 questions. 22. Sir. Please. I'll ask. Yeah. Hi. Please, Yeah. go ahead. Yeah. Sir, Aishwarya Paliwal from Aaj Tak and India Today. Sir, 2 questions. First, sir, a lot of political parties have asked certain questions, but do you think all those questions are actually pointing towards the need for SIR? Sir, second question is what arrangements you've made for the vulnerable groups? Because a lot of people are asking senior citizens, migrants, marginalized. So if you can focus on that, sir. Okay. 163. Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80. I'm coming, sir. We have enough time, sir. 80. Ganesh Kumar ji, how are you? I think you are well. This is Sandeep Shornokar from Bartaman newspaper. It's a West Bengal, one of the largest newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है कि बिहार के बाद बंगाल में कब SIR शुरू हो रहा है? 164. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल,
तो एसआईआर की जरूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं। तो इन 5 सवालों को पहले ले लेते हैं। हमारे सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश के मतदाताओं को यह बतलाना चाहता हूं कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई। अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और बीएलएज, राजनीतिक दलों के बीएलएज मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को और उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि वो उसमें त्रुटियां सुधारने के लिए आवेदन कर सके। आवेदन 3 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म 6 होता है, या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म 7 होता है, और या कई बार उसमें विवरण गलत हो जाए, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, फोटो गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए तो फॉर्म 8 होता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं की भागीदारी भी आवश्यक होती है। जब ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसके बाद जो उस इलाके का एसडीएम होता है, जिसको कई जगहों पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है, वो उस पर एक निर्णय लेता है और निर्णय करने के बाद एक अंतिम सूची का प्रकाशन करता है। ये प्रक्रिया में आप सारे, आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं, जिससे कि उन्हें भी सनद रहे कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है। तो एक बार जब एसडीएम की तरफ से अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और याद रहे कि प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है और अंतिम सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है, और आजकल चूंकि तकनीकी का जमाना है तो वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन की अवेलेबल होती है। इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो उस जिले के डीएम के पास एक अपील होती है, और अगर डीएम से भी उस त्रुटि का समाधान न निकले तो उसके ऊपर उस प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास एक अपील होती है। जो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है उसके ऊपर हो जाते हैं चुनाव। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उन कैंडिडेट्स को यह सूची एक बार फिर दे दी जाती है कि इस सूची के ऊपर मतदान होगा, और यह सूची मतदान केंद्रवार दी जाती है। इस प्रक्रिया के बाद जब चुनावी मतदान होता है तो मतदान केंद्र के अंदर हर प्रत्याशी को यह अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को नामित करे, और वही सूची पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है। तो उदाहरण के तौर पर जब हमारा कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पोलिंग एजेंट्स देखते हैं, और अगर कोई गलत व्यक्ति जा रहा है या कोई 2 बार जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतगणना होती है, और मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड कंस्ट्रक्ट है। संविधान के अनुसार यह पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत
चुनाव आयोग तो एक छोटा सा 800 लोगों का एक समूह है। तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के सभी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, यह बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत यह होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और यह इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है जैसे जैसे, तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक है कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही एसआईआर की आवश्यकता। एसआईआर में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स
7,89,00,000 लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जिन्होंने पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7,24,00,000 फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। यह कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। आशा है इन 5 सवालों को मैंने जवाब दे दिया होगा। आगे बढ़े। 4. I'm coming.
Hi, sir. Please, I'll come to you, no problem. Hi, sir. Vrinda from Hindustan Times. yes. So first question is that initially when the draft electoral rolls were uploaded on the website, these were machine readable and searchable as well. The size was smaller, the pictures were clearer. But soon after Rahul Gandhi's press conference, the rolls were updated and they were changed into non-machine readable, non-searchable, low quality pictures. So was that because a lot of searches were being conducted in these roles? And secondly, why is the dual epic ID issue there in Bihar, despite the commission saying back in May that, we have resolved it across the country? 76. सर मैं मुकेश कौशिक हूँ दैनिक भास्कर से। सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी के तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? 196. Hi, I'm coming. श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 279. सर, मैं पीयूष पांडे हूं TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि AI और डीप फेक जैसे तकनीकी खतरे भी मंडरा रहे हैं, राजनीतिक दल उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग के पास इस पर शिकंजा कसने के लिए कोई कानूनी प्रावधान है और क्या इसको लेकर के कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब चुनाव आयोग 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। क्यों राजनीतिक दलों के कहने पर पहले ऐसा नहीं किया गया? 147. We'll start the next round. सर मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से। मेरा सवाल ये है सर कि चूंकि हम लोग चुनाव आयोग भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखते हैं, बार बार ये सवाल उठा, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है कि भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है, लेकिन भारत के नागरिक ही वोट डाले और चुनाव आयोग नागरिकता तय करे कि बीच की जो एक पतली सी रेखा है उसको लेकर जो कानूनी लड़ाई है वो कैसे सुलझने वाली है? और दूसरा ये कि जो ये बार बार विवाद आता है कि वोटर लिस्ट जो है वो सर्चेबल हो, फिर उसमें एक जैसे कई नाम है, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया या आधार को लेकर जो चर्चा है कि अगर आधार से लिंक कर दिया जाए सिर्फ इस मकसद से कि एक व्यक्ति के पास दूसरा वोटर आईडी कार्ड न बनने पाए जब तक कि डेटाबेस में ऐसी जानकारी हो, इसके लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? ठीक, तो इन 5 अपने जर्नलिस्ट का मैं जवाब देता हूं।
मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है, उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और यह पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो लिस्ट सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल अलग चीज हो गई और एक लिस्ट को सर्च करना वो एक अलग विषय हो गया। जब आप एक लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें एक सवाल यह आया था कि डुप्लीकेट एपिक की समस्या चुनाव आयोग ने जब पहले सॉल्व कर ली तो इस तरह के डुप्लीकेट एपिक दोबारा कैसे आए। डुप्लीकेट एपिक दो तरीके से हो सकते हैं। एक कि एक व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में है, जो व्यक्ति अलग है, उसका एक एपिक नंबर है, और एक व्यक्ति जो हरियाणा में है उसका एपिक नंबर भी वही है। अर्थात एपिक नंबर 1 व्यक्ति 2। जब यह सवाल उठा लगभग मार्च 2025, जब हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उसको हम लोगों ने पूरे देश भर में सुलझाया, लगभग ऐसे 3 लाख लोग मिले जिनकी एपिक संख्या 1 थी। तो उनकी एपिक संख्या बदल दी गई, जिससे एक ही एपिक से 2 लोग ना हो, एक ही नंबर के 2 लोग ना हो। दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसे आती है जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो। अर्थात व्यक्ति 1 एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति यह थी एपिक 1 व्यक्ति अनेक। तो एपिक 1 व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब यह विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की तो यह समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहां उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहां से चलते चलते दिल्ली या बंबई पहुंच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं कराया। पहले ये संभव नहीं था। 2003 से पहले नाम अगर आपको पुरानी जगह से कटवाना है तो कोई वेबसाइट नहीं थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें एक ही जगह सारा डेटा हो। हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट थी। तो नतीजा, अगर आप पटना से चल के दिल्ली आ चुके हैं और आप पटना का वोट कटवाना चाह रहे थे तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। अब उस पत्र के ऊपर कार्रवाई हुई, आपने सही जगह भेजा, नहीं भेजा और आपका वहां वोट नहीं कटा, आप दिल्ली आ चुके, आपका यहां नया मतदाता सूची में नाम आ गया, आपके पास एक नया एपिक नंबर है। तो 2003 से पहले चूंकि तकनीकी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के बहुत लोग जो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह गए, उनके नाम कई जगह आ गए। फिर एक ये सवाल उठा कि फिर उसको आज की तारीख में तो वेबसाइट है,
कंप्यूटर है, उसको आप सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट दूं, या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और इसकी या तो व्यक्ति खुद कर सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है, और या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जब ये न्यूमरेशन फॉर्म बनेगा तो पीयूष पांडे जी के पास ही फॉर्म पहुंचेगा। अगर उनके पास दूसरा फॉर्म पहुंच जाएगा तो एक ही पे दस्तखत करेंगे और डुप्लीकेट वोट की समस्या का निदान हो जाएगा। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था। और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, आप भी सर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पास जो फोल्डर दिया गया उसमें एक वो भी मिनट्स मौजूद है 20 जुलाई के, जहां पर अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, सरपंच सबने मिलकर ये दस्तखत करके सूची बनाई कि ये लोग मृत पाए गए हैं, उनका एपिक नंबर भी है, उनका नाम भी है, और ये लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं, उनका नाम भी है, और इन लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म या इन लोगों का नाम एक जगह से ज्यादा है, वो भी है। आप उस सूची को देखें तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये लिस्टें साझा नहीं की थी, लेकिन चूंकि इसका अंतिम निर्णय अभी ईआरओ ने नहीं लिया था, इसीलिए ये सूचियां राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। और कुल मिलाके जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए वो 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट लिस्ट दी गई थी राजनीतिक पार्टियों को, वो भी दस्तावेज आपको दिए गए हैं
जिसमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइन करके ये लिस्ट ली है, जिसमें कहा है कि ये वाले नाम तो आ चुके हैं प्रारूप सूची में और ये वाले नाम नहीं आए हैं। हर जिला प्रेसिडेंट ने उस लिस्ट को सत्यापित किया है 1 अगस्त को और अपने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। तो ये सूचना और भी लोगों तक पहुंचे, आप तक भी पहुंचे। चुनाव आयोग तो पारदर्शिता का स्वागत करता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इससे अगर कुछ लोग जो छूट गए हों, अगर वो नाम दे पाए, तो चुनाव आयोग का तो नारा है हर पात्र मतदाता को सूची में लाना है और हर अपात्र मतदाता को सूची से हटाना है। तो उस उद्देश्य में ये हमारी मदद कर रहा है। एआई और डीप फेक हमारे लिए वास्तव में चुनौती है। अभी कल किसी एक ट्विटर हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो थी जो कि सत्य से परे, लेकिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव आयोग तो भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कानून के दायरे में ही रहकर कर सकता है। एक और सवाल आया था कि आखिर चुनाव आयोग पात्रता की जांच क्यों कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता ये कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, या कोई व्यक्ति जो संविधान या किसी कानून के अनुरूप उसको वर्जित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 326 जो कि चैप्टर इलेक्शंस के अंदर आता है, जो कि हम यहां पर आपके समक्ष बैठे चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने के लिए पात्रता की जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट 187. We'll come back. उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद आपने, मैं दोबारा बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे आगे। 187. ज्ञानेश सर, We'll come back. अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज से। सर, 2-3 सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि साल भर में जो है ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है कई बार होता है, स्पेशल समरी रिवीजन। तो इस साल की शुरुआत में जब जो है समरी रिवीजन हो चुका था, तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में
करीबन 22 लाख लोग मृत पाए गए, करीब 32 लाख शिफ्ट हो गए। तो ये आंकड़ा पिछले 6-7 महीने में 22 लाख लोग मर कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर समरी रिवीजन हुआ था और अब तक, तो ये आंकड़ा जो है क्यों इतना ज्यादा भिन्न, पहले ये सब क्यों नहीं हुआ? इसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, इसका मतलब तो ये है 2024 का 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था, वो इसका मतलब जो तमाम आप 65 लाख का आंकड़ा भी दे चुके हैं, हो सकता है ये आने वाले दिनों में और बढ़े, उन फर्जी मतदाताओं के साथ में हुआ था क्या चुनाव? ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है, तो क्या इन फर्जी मतदाताओं के साथ में 2024 का चुनाव हुआ था? तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, तो लगातार इस तरीके के सवाल। 185। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। 247। नहीं, just one. I'll come back to you, no problem. Damini Nath from the Indian Express. Sir, 7.24 crore electors forms were received as of 1st August. So how many of these submitted documents along with that? And now that 15 days are over, how many more documents have been made for these electors? And the other question I have is regarding, recommended by BLO and not recommended. What is the basis on which BLO will recommend or not recommend if the documents have not been submitted? 39. गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर। चुनाव आयोग लगातार क्लेरिफाई कर रहा है और कह रहे हैं सारे डाटा जो है सो मिसलीड करने वाले हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाता जोड़ा गया, वोटों का हेराफेरी लगातार किया जा रहा है। तो क्या इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल नहीं हो रही है? अगर धूमिल हो रही है तो आप लोग लीगल एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? दूसरा, लगातार वोटर का जो है सो ट्रस्ट चुनाव आयोग पर इससे कम हो रहा है, तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 218। हेलो, इधर सर, मैं सर इधर राइट साइड, प्रशांत देव, न्यूज 24 से। 2 सवाल हैं सर मेरे। पहला सवाल यह है कि जो 65 लाख नाम कटने की बात आ रही है, ये तो ठीक है, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कितने नाम जुड़े फॉर्म 6 के, मतलब नए मतदाताओं, जब से एसआईआर शुरू हुई कितने नाम जुड़े? दूसरा, आपने कई बार ये बात कही कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी की जा रही है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ये बात सच है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वैध मतदाता कोई छूटे नहीं, और अगर कोई लीडर, कोई भी लीडर अगर इस तरह का झूठ बोल रहा है, क्या आपके पास कोई अधिकार नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का? आप उनको बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं। ये 2 सवाल है सर। पहला ये था कि 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए। शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा।
इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना। आपको अंदाज होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है उन दलों को ही यह अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, मतदाता की, बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के पास जो डेपुटेशन पर अधिकारी है उसकी, और राजनीतिक दलों की। तो मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिस पर हम आगे अब एसआईआर के साथ बढ़ रहे हैं, तो साझी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बूथ लेवल एजेंट्स और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही काम किया, उसकी कॉपीज मैंने आपको दी हैं कि जो लोग मृत पाए गए, जो लोग स्थानांतरित पाए गए, जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ने मिलकर सत्यापित किए हुए हैं। तो शायद इसीलिए जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी हैं। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। अगर आपको अंदाज हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बूथ लेवल ऑफिसर तो सिर्फ जब हम लोगों ने किया था तो 77,000 थे, उसके आधे थे। हम लोगों ने ये काम 20 दिन में समाप्त कर दिया था। तो मतदाता सूची का गहन परीक्षण एक एक नाम के आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान
में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है। और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए यह कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में यह नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है।
शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई
कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। नेक्स्ट, Just next round. 272. सबको मौका देना है। Please. 272, 167, 184, 81. ये लास्ट है 266. सर हेलो, Yes. सर मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। सर मैं अखिलेश हूँ IANS न्यूज एजेंसी से। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको कहा है कि 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होनी है कि आप ये 11 के अलावा जो लोग छूट गए हैं अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो आधार लेकर जाएं। आधार को उन्होंने कहा है कि आप उसको कंसीडर कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप जब आगे का SIR कराएंगे या पूरे देश में कराएंगे तो आप ये मान चुके हैं कि 12वां आपका आधार होगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके तमाम सवालों को आपने जवाब दिया और कहा कि सबूतों के साथ आरोप लगाया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता से आरोप नहीं लगा रहे हैं या वो सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तीसरा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल पूछिए। अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। ठीक, Yes. Please ask one question only. Sir, please restrict yourself to one question. बता सर संजय शर्मा आज तक से मेरा सवाल यह है कि आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो हलफनामा दें, उसके बगैर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेडी ने सवाल उठाया है, बीजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोल दीजिए। संजय शर्मा आज तक से हूं। मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी RP एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी। तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह आगे बताएं? जी। हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है जी। सर, मैं इंडिया टीवी से शोएब रजा। मेरा सवाल सर ये है कि बिहार में जो ड्राफ्ट की सत्यता की जांच हो रही है, बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, हम गए थे बिहार में, जो वो दस्तावेज 11 के 11 में से एक भी नहीं दे पा रहे। अभी हम देख रहे थे कि उनमें से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एक होड़ मची हुई है बनाने की, आधार से ही बन रहा है वो भी। तो उन लोगों के लिए मुश्किल ही हो रहा है कि जो 15 दिन का अब समय बचा है उसमें भी अगर वो मूल निवास प्रमाण पत्र या इस तरह कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते और एक बड़ी आबादी ऐसी रह जाती है जिसकी सत्यता नहीं होती, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? 266 इधर दीजिए। 266 Sir, Anubhuti Bishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any of the 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months. But you have, the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn,
maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise. सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम मानेंगे सारे आरोप निराधार हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भ्रम की स्थिति ऐसी देश में फैली रहेगी? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है और आरोप निराधार हैं? सेकंड इज, जो एसएसआर हर साल होता है सर, जैसे बिहार की बात करें तो 22 साल बाद हो रहा है, तो 3 साल वोटर हर साल जुड़े, 65 लाख अगर वोटर, तो क्या हमारी चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं जो हर साल एसएसआर हो रहा है कि ये कैसे एटलीस्ट डेड वोटर कैसे जुड़ रहे हैं हर साल? तो क्या उनकी भी कोई जवाबदेही बनती है सर? थैंक यू। पहली बात, प्लीज, पहली बात ये दोबारा आई कि साहब डेट्स को लेकर पूछा गया, तो मैंने स्पष्ट किया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो रिवीजन होता है वो चुनाव से पहले होता है। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है, क्योंकि बिहार की जो हमारी विधानसभा है उसकी कालावधि वहां समाप्त हो रही है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज्ड किया हुआ एक रोल था, इंटेंसिव नहीं था। अमूमन तौर से चुनाव से 6 महीने से अगर ज्यादा हो तो हम लोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए। तो अगर 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज्यादा के अरसे में काफी त्रुटियां हो सकती थी। अगर हम 1 अप्रैल 4 ही तारीख को हो सकता है रिवीजन कानून के तहत, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो उन्हीं तारीखों को जो 18 साल की उम्र प्राप्त करते हैं उनको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो अगर हम 1 अप्रैल करते तो फिर यह बात आती कि अभी तो आपने एसएसआर कराया है तो आप फिर करा रहे हैं। अगर हम 1 अक्टूबर करते तो यह बात आती कि बिल्कुल चुनाव सर पर है। तो एक ही विकल्प उपलब्ध था और वो था 1 जुलाई की क्वालिफाइंग डेट मानते हुए एक रिवीजन होना चाहिए। दूसरा विषय, तो इंटेंसिव रिवीजन क्यों, एसएसआर क्यों नहीं? ये बात मैं आप लोग ही तो कह रहे हो कि एसएसआर में इतना गहन परीक्षण नहीं हुआ, इसीलिए कई त्रुटियां पाई गईं जो कि अब इन्यूमरेशन फॉर्म से आ रही हैं। दरअसल एसआईआर ही तो है जो इन सारे आरोपों का जवाब है। अगर एसआईआर में सब लोग मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग उन सभी का शुक्रगुजार रहेगा जो मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए अपना योगदान देंगे। यह बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। एक सवाल जो मैं पिछली बार जवाब नहीं दे पाया था कि साहब जो ये एसआईआर बिहार में चल रहा है उसमें कितने लोगों के डॉक्यूमेंट आ गए, कितने लोगों ने रिकमेंड किया, किस बूथ लेवल क्या रिकमेंड किया, डाटा लेने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था
कि चुनाव आयोग मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट से काम करता है। बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल पर है, जहां औसतन करीब 1000 से कम मतदाता है, 200 घर हैं। उसके ऊपर आता है बूथ लेवल सुपरवाइजर, जो 10 बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर काम करता है। उसके ऊपर आता है एसडीएम, उसके ऊपर आता है डीएम, उसके ऊपर आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और मतदाता सूची का कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। चुनाव आयोग में न तो मैं, न मेरे साथी चुनाव आयोग, न कोई चुनाव आयुक्त का अधिकारी, और न आप कोई भी वोट जोड़ सकते हैं या काट सकते हैं सिवाय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, कोई भी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इस कंस्ट्रक्ट में, जो डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्ट है, इसमें बूथ लेवल ऑफिसर ने जब किसी मतदाता से डॉक्यूमेंट्स लिए या उसने दिए तो कितने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या उसको रिकमेंड किया या नहीं किया, ये सारा विषय अभी भी एसडीएम स्तर पर विचाराधीन है, जिसका निर्णय 30 सितंबर तक आएगा। और उसके पहले इस सवाल का जवाब पूछना और बताना दोनों ही त्रुटिपूर्ण भी रहेगा और वो भी रहेगा। अगर आप आधार के बारे में आपने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो लोग एग्रीव्ड हैं, जो लोग ड्राफ्ट सूची से एग्रीव्ड हैं, वो लोग अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को आधार के साथ जमा कर सकते हैं, और चुनाव आयोग उस बात को मानता भी है, उसका पालन भी करता है। आई होप आप सबके काफी प्रश्नों का हम लोग जवाब दे पाए होंगे। Thank you so much. Thank you. Please join us for tea on the 4th floor. और जाने से पहले एक बार और आखिर 100 करोड़ की मतदाता सूची और बिहार के 7 करोड़ की मतदाता सूची में सवाल भी कई हैं और जवाब भी कई हैं। सच सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और समझने की क्षमता भी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जाने से पहले कि एक बार फिर आप सबके माध्यम से भारत के मतदाताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी राजनीतिक दलों से हम यह आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। Join us for tea on the तो ये सुन रहे थे आप यहाँ जय हिंद जय भारत के साथ इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, या कहें तो चुनाव आयोग की जो चुनावी रैली थी वो खत्म हुई है। चुनावी रैली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका पूरा का पूरा भाषण, इनके जो वक्तव्य थे वो सारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र आए, यानी राजनीतिक तौर पे इसको देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड नज़र आए। राहुल गांधी पर केंद्रित पूरा का पूरा अगर कहें तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही थी, जिसमें तमाम सवालों का जवाब इस ढंग से दे रहे थे जैसे वो लग रहा था कि पूरा का पूरा निशाना राहुल गांधी हैं, और कह रहे हैं कि 7 दिन में या तो वो हलफनामा पेश करें या राहुल गांधी देश से माफी मांगे, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। हाँ, मुझे तो ये बड़ी हैरानी हो रही है कि पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए अपने कार्यकाल में, और आज का दिन उन्होंने चुना। लेकिन मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लगभग सुनी है, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने नई बात कौन सी बोली है। अभी तक तमाम खबरें जो छप रही थी चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ले देकर आज उन्होंने आधिकारिक रूप से वो सारी बातें कह दी। उसके अलावा अच्छा, सवाल बहुत आए, सवाल सारे आए जो सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, लेकिन उनमें से जवाब किसी का नहीं आया। ये सवाल भी आया कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं चुनाव आयुक्त महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त, कि अगर ये बात कहा जा रहा है, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं जिसको आप बहुत आहत हो रहे हैं जिस बात से, तो उन पर आप कार्रवाई कोई क्यों नहीं करते हैं? उसका कोई जवाब नहीं आया। तो सवाल जितने भी पूछे गए उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, और सारी बातें वही दोहराई गई जो अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड खबरें छप रही थी मुख्य चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से। तो ये जो टाइमिंग आज की इन्होंने चुनी है, और आज वहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है बिहार में सासाराम से, उसके बाद वही टाइमिंग इन्होंने चुनी कि आज हम इनको सारी बातें वही कहेंगे, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं।
ये एक्चुअली क्या है कि ये देश की जनता जानती है, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि देश की जनता सब देख रही है, तो बिल्कुल देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार महोदय जी, और वो साफ दिखाई दे रहा था आपकी बातों से, आपके विचारों से, आपके सवाल जो आपसे पूछे गए पत्रकारों के जरिए उसके जवाबों से साफ दिखाई दे रहा था कि आप यहां पर खुद राजनीति कर रहे हैं, न कि किसी भी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा निशाना जो था वो राहुल गांधी के ऊपर था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद की हाँ हमने भले आंकड़े हमारे थे, लेकिन कोई पीपीटी लेकर आ जाता है और देश के सामने कुछ भी कह देगा तो वो सही नहीं है। एक महिला 2 जगह कैसे किसी ने बता दिया तो 2 जगह कैसे वो वोट दे सकती है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि 2 जगह शकुन रानी ने वोट दिया, बल्कि राहुल गांधी ने ये कहा कि शकुन रानी के 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं जो दोनों जगह पे वोट दिए हुए नजर आते हैं। तो दोनों में फर्क है। हो सकता है कि शकुन रानी की जगह पे कोई संगीता रानी जाकर वोट दे दी हो शकुन रानी बनके, ये भी हो सकता है। तो ये तो देखना होगा। और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ के इस वोटरों का ये देश है, 100 करोड़ के वोटरों का ये देश है जहां त्रुटियां भी हो सकती हैं। और आप यहां से अगर कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी पत्रकार का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आप पहले कहीं और थी, वहां से यहां आ गई, आपका वहां भी यहां भी त्रुटियां हो जाती हैं। 2 जगह बन जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? और ओवरऑल आप वोट तो एक ही जगह देंगे। एक चीज और राजीव जी, आप ये देखिए, जो सवाल उठाए जा रहे थे उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने जिक्र कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे 0 नंबर हाउस, कि अगर 0 नंबर का कोई घर है तो ये कह रहे हैं कि कोई हो सकता है, लेकिन बताया नहीं कि 0 नंबर आ कैसे गया, कौन सा नगर निगम है, भाई नहीं है, हाउस नंबर नहीं है तो मत बताइए ना। 0 किसने दिया? 0 भी एक नंबर है। 0 को आप कैसे सोच रहे हैं कि 0 कोई नंबर नहीं है? 124 साल की उम्र हो जाती है, किसी की 0 उम्र हो जाती है। अरे कौन उसको रिव्यू कर रहा है जो नहीं देख पा रहा है? वही तो आप बता रहे हैं कि कई चैनल उसको जो है वो मल्टी लेवल पे उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन वो स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा पल्ला झाड़ने के लिए कह रहे हैं कि अभी भी 15 दिन का समय, हालांकि 15 दिन का समय नहीं है, ये तो धमकी जैसा दिख रहा है। बिल्कुल 15 दिन का समय है और राजनीतिक दल ये कर लें, और अगर नाम छूटेगा तो राजनीतिक दलों का यहाँ पे की जिम्मेदारी होगी। भाई आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ वोटर कार्ड सबके बने, आपकी जिम्मेदारी है वोटर कार्ड। राजनीतिक दल अपने सिग्नेचर से वोटर कार्ड नहीं बना के देते हैं, वोटर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और आपने एक साथ एक झटके में तमाम जितने भी बिहार के वोटर थे सबके आपने वोटर कार्ड को 0 कर दिया। उसके बाद आप नए वोटर कार्ड बना रहे हैं, उसमें कई लोग हैं, मेरे पहचान के कई लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं। उसके बाद बीएलओ घर तक नहीं आ रहा है। और उसके बाद देखिए कितनी सारी बातें कह रहे हैं, इसी के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है। जल्द हम ऐलान करने वाले हैं वहां भी, पश्चिम बंगाल में भी, और अभी तक 28,370 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। और हम एसआईआर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट एपिक नंबर जो हैं वो खत्म होंगे। एक सवाल बहुत शानदार पूछा गया था कि क्या एसआईआर अभी तक, या आपने जो नंबर बनाए जो एपिक कार्ड बनाए हैं, और अभी जो जनवरी तक में जो आपने एपिक वो जो वोटर इलेक्टोरल रोल आपने तैयार किया था, और अब 65 लाख लोगों में से जो 65 लाख लोगों के नाम आपने हटा दिए, तो इसकी गलती किसकी है? अभी तक आपने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि बार बार आप संशोधन तो करते हैं, आपने क्यों नहीं हटाया? एसआईआर का मतलब क्या है? सिर्फ नाम हटाना, नाम जोड़ना क्यों नहीं हो सकता है? सवालों का जवाब नहीं दे पाए। यहां पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब यहां पे पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलक रहा था, साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो यहां राजनीतिक यानी इन्फ्लुएंस्ड, और वो लास्ट में भी जय जयकार करके जो गए हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये इसके बाद तो अब इनकी सीट तो पक्की हो गई है कि चुनाव लड़ेंगे ये। लग तो यही रहा है। जो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा 5-5, 6-6 सवाल आप एक बार में ले रहे हैं, और उसके बाद जवाब में आप वही बोल रहे हैं जो आपको बोलना है और जो बार बार आप दोहरा रहे हैं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, साफ कह दिया कि फुटेज नहीं देंगे। वहां पर महिलाओं का एक चीज और कह रहे हैं कि हम कैसे किसी की आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, मतदाता सूची में तस्वीरें लगी हैं वो हम कैसे राजनीतिक दलों को दे देंगे, और उसके बाद जब चुनाव होता है तो क्या मतदाता सूची नहीं दी जाती? तो आप ही दोनों चीज बता रहे हैं। बहुत तो अजीबोगरीब स्थिति है कि कंफ्यूज्ड। और मुझे लग रहा है कि इसके जरिए ये सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि फिर नहीं दूंगा, 65 लाख लोगों का जो आप विवरण मांग रहे हैं वो हम फिर नहीं देंगे। शायद यही कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन चुनाव आयोग को वहां पर फटकारा है और कहा है आपको मंगलवार तक देना है वो पूरी की पूरी सूची।
मंगलवार तक इनको अपलोड करना है, पूरी सूची अपलोड करनी है मंगलवार तक, न सिर्फ अपलोड करनी है, अखबारों में इनको विज्ञापन भी देना है। और बार बार ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जिक्र कर रहे थे, और आप जिक्र कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल भी कीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप राहुल गांधी पे सीधा हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, तो आप राहुल गांधी के ऊपर FIR कर दीजिए, राहुल गांधी ने कह दिया। और दूसरी तरफ आपने ऐसा क्यों नहीं, जब अनुराग ठाकुर की का जिक्र आता है, उनकी बात आती है, तो वहां पे आप चुप्पी साध जाते हैं। बिल्कुल, वहां पे आप चुप्पी साध जाते हैं, वहां पे आपने कोई हलफनामा नहीं किया। बोल रहे हैं कि 1.25 लाख अगर लोगों के बारे में अगर बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हमको 1.25 लाख हलफनामा मिलना चाहिए, तब हम जांच शुरू करेंगे। अरे भाई, ये क्या चल रहा, आखिर चल क्या रहा है, देश को किस दिशा में और किस हाथ में चुनाव आयोग चला गया है, सुन करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इनकी बातों को सुन के तकलीफ हो रही है कि किस हाथ में चुनाव आयोग है। ये देश का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ समझ में आ रहा है समीर जी की यहां से इस देश का लोकतंत्र अब खोखला हो चुका है। खोखला करने की, इसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है, साफ साफ नजर आ रहा है जी, पूरी तरीके से। और ये भी दिखा रहा है कि ये टाइमिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी जरूरत, ये सारी चीजें, ये चुनाव आयोग का अपना फैसला नहीं है, ये दबाव में जबरन करवाया गया है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कोई औचित्य नहीं था। जो बातें ये कह रहे हैं वो सारी बातें कह चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आपत्तियां दर्ज कराई जाए। देखिए, किसी रिपोर्टर ने पूछा है कि 18,000 शपथ पत्रों के साथ दिया है अखिलेश यादव, 18,500। बार बार वो बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग के पास जाकर राजनीतिक दल शिकायतें देकर आ रहे हैं, और आप बाद में कह दे रहे हैं कि सब झूठा है। एक बार फिर इन्होंने कह दिया सारा झूठा है। फिर आप उस सवाल का भी आपके पास जवाब नहीं कि जब झूठे हैं सारे, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर राजनीतिक दल अगर झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं, और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला नहीं है। आपके ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो आप हैं, आपने की है, आपने किसी के लिए की है वोट चोरी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति से मतलब प्रेरित नजर आ रहा था पूरा का पूरा इनके बयान, वक्तव्य जो थे वो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीद तो यही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ निकल के आएगा। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने आज वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, और उसी वक्त जब इधर वो शुरुआत करते हैं, उसी वक्त इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, मतलब क्या है, ये साफ समझ में आ रहा है कि आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं। चुनाव आयुक्त जी, खुले तौर पर कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, यह नजर आता है आपकी बातों, आपके बयानों से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें उम्मीद थी एक पत्रकार होने के नाते कि आप सवालों का स्पष्ट जवाब देंगे, साफ जवाब देंगे, लेकिन आपके सवालों में राजनीति की बू नजर आ रही थी। इसीलिए यह बात यहां, और साफ साफ आपने यहां पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी के इर्द गिर्द रखने की कोशिश की। आपने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम तो माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे, यह यहां दिखाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड आपको यहां लागू करना होगा, लेकिन आधार कार्ड में भी आप थोड़ा इधर उधर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कह रहे हैं कि यह राजनीतिक दलों की दरकार है, उनकी जरूरत है कि वो एक भी वोटर को छोड़े नहीं, वोटर्स जो हैं वो मतदाता बन जाएं। लेकिन क्या यह मतदाता बनाने का काम आपका नहीं है? और ऐसे कई सारे सवाल, ढेरों सवाल थे जिनका जवाब यहां लेने, और पत्रकारों ने ठीक ठाक सवाल पूछे हैं, बहुत सवाल पूछे हैं। जिसका सवाल तो जो उठ रहे हैं वो सारे आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस जवाब किसी के नहीं मिले। और ऐसा लग रहा है जैसे कि है कि किस पूछा कुछ भी जाए, आपको जवाब वही देना है जो आप तय करके आए हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने वही किया। सवाल सारे पूछे गए, जो जेन्युइन सवाल उठ रहे हैं, लगातार पब्लिक की ओर से भी आ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल तय था कि हमको यही बताना है जो चीज़ें हम अभी तक बताते चले आ रहे हैं कि चुनाव राजनीतिक पार्टियां झूठा आरोप लगा रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, केवल और केवल वही सही है जो इस समय उनका चुनाव आयोग कर रहा है। नया चुनाव आयोग, ये भी बात आई कि नया चुनाव आयोग तो आ गया है, लेकिन अभी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आपत्तियां दी गई थी ओडिशा में, उसका क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया कि हमने दिया है या नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बताया किसी सवाल का जवाब। राहुल गांधी माफी मांगे देश से, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आए थे राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, और इससे परेशान है बीजेपी, से परेशान है एनडीए, और उसके लिए एक ढाल बनकर S-400 जो वहां से हमको मिला हुआ है, जो हम खरीद कर लाए हैं रूस से, वैसे ही S-400 बनने की कोशिश कर रहे थे इस समय एनडीए की सरकार के लिए, बिहार में और दूसरे राज्यों के लिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ कितना ढाल बन पाते हैं।
हैं, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं, बिहार से जो खबरें आ रही हैं और देश के दूसरे प्रांतों से जो खबरें आ रही हैं, लोग मानने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि हां यहां पर अति हो गई है और ये अति जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और साथ में ये चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ साफ ये बातें जो धरातल पे जमीनी स्तर पे हम लोग देखते हैं वो यहां बता रहे हैं। हमारी बातें आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बात यही है, इसमें कितना भी इधर उधर बाएं दाएं करें हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव आयोग से उम्मीद यही थी कि आज की तारीख में चुनाव आयोग उन सारे सवालों का जवाब देता जो जिन सवालों के साथ इस देश की जनता जो है वो दिग्भ्रमित हो रही है, लेकिन आपने उसके भ्रम को दूर करने की कोशिश नहीं की। आपने साफ साफ यहां पर उन सवालों का बौछार ही कर दिया। आज से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन आप दूसरी तरफ से या तो आप यहां धमकियां देते हुए नजर आए या आप सवाल करते हुए नजर आए, आप उत्तर देते हुए, जवाब देते हुए नजर नहीं आए। चलिए इस पे और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अब इस चर्चा को यहीं समाप्त